हेलो हाय नमस्ते राम राम सभी को। आज है 3 अक्टूबर 2023 और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो पहला आर्टिकल जो है हमारा नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर कर दिया गया है और वो किसको मिला है? कैथलीन करिको एंड्रयू वाइसमैन। अब इनको क्यों दिया गया? बेसिकली इनकी कुछ रिसर्च थी किससे रिलेटेड? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, जिसकी हेल्प हमें मिली थी जब हमने mRNA वैक्सीन्स डेवलप की थी अगेंस्ट कोविड-19। तो इनकी रिसर्च ने काफ़ी हेल्प की थी हमें। तो अगर इनकी रिसर्च नहीं होती तो mRNA वैक्सीन्स भी डेवलप नहीं होती। उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए नोबेल प्राइज़ इनको दिया जाएगा। तो यही बात है इसमें। और जब हम mRNA वैक्सीन्स की बात करते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल वैक्सीन से डिफरेंस होती है। बेसिकली एक वैक्सीन में क्या करते हैं, हम एक इनएक्टिव जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में डालते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट करे, ताकि फ्यूचर में कभी हमें वो वायरस अफेक्ट करे तो उससे फाइट करने की कैपेबिलिटीज़ हमारी बॉडी में हो। mRNA में क्या होता है ना, M का मतलब होता है मैसेंजर RNA हमारी बॉडी में डाला जाता है वैक्सीन के थ्रू। वो हमारी सेल्स को इंड्यूस करता है कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ फ्यूचर में हमारे कोई भी अगर वायरस हमें इम्पैक्ट करता है तो उससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है G7 की। G7 से रिलेटेड क्या हुआ ना, G7 के कुछ डेलीगेट्स आए हमारी कंट्री में। कहाँ पे आए? मुंबई और सूरत में। और वो कुछ लोगों से मिले जेम्स एंड ज्वेलरी के इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उनसे कुछ इंसाइट्स लिए और उनको हेल्प की किससे रिलेटेड? टू मीट द GS सैंक्शंस रिक्वायरमेंट विद मिनिमल और नो डिस्ट्रप्शन टू द मार्केट। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ G7 थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी, अब इसका नाम ही बता रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड। तो इसका काम यही है कि एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं हमारी कंट्री में, ये सब। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड एक्सपोर्ट की बात करें इंडिया में, तो हमारा मेन मार्केट कहाँ है? US, यूरोप और मिडल ईस्ट। एंड इनफैक्ट सिर्फ US 33% कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे इंडिया के जेम्स के एक्सपोर्ट्स का, समझे? और थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। और हालांकि इसकी रीजनल ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री हैं। ये एपेक्स बॉडी है जेम्स एंड ज्वेलरी की। और किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बात है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर ही आएगी। और इसका काम वही है, टू बूस्ट कंट्रीज एक्सपोर्ट्स। और 1998 से इसको ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिया गया था। वहीं पे अगर हम G7 की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं। और ये 1975 में फॉर्म की गई थी। किसने फॉर्म की थी? बेसिकली हमारे जो वर्ल्ड है उसमें जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका ये ग्रुप बनाया गया था, ताकि जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उनको स्टडी किया जाए। जितने भी सिनारियो चल रहे हैं इकोनॉमी में उनसे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स लेने हो तो उसके रिगार्डिंग ये वाली ग्रुपिंग बनाई गई थी। ये 7 कंट्रीज़ याद होनी चाहिए: US, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ऑल राइट, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडोनेशिया में एक हाई स्पीड रेलवे बना और ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे है। लेकिन ये बना किसके अंतर्गत है? चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। ऑल राइट, तो बस इसमें भी इतना ही है। और आगे बात करते हैं तो बिहार में कास्ट सर्वे हुआ। जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी टाइम से ही कुछ बातें चल रही हैं, कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चाहती थी। तो इस पर काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही थी। तो अभी क्या हुआ कि बिहार में ये सेंसस हुआ, कास्ट सर्वे हुआ और इसके फाइंडिंग्स हमारे पास
सामने आए। इसमें निकल के आया कि मोर देन 63% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज़ रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस। ऑल राइट, उसमें 27% ओबीसी से हैं और 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से हैं, जबकि फॉरवर्ड क्लास या फिर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो सिर्फ 15.5% है। जो मंडल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का 52% ओबीसी हैं। ऑल राइट, और हमारी पूरे कंट्री की बात करें तो कास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते हैं इसको, और 1931 के बाद ये डायरेक्ट अब हुआ था, ठीक है। और ये क्यों लाया गया था? तो बेसिकली ताकि जो लोग हैं उनके इकोनॉमिक स्टेटस का पता चल सके और उनकी कास्ट का पता चल सके, ताकि ये वाला डेटा हमें मिल जाए कि कौन कितना असेट्स ओन करता है, क्या उनके इकोनॉमिक स्टेटस हैं, कौन सी कास्ट थोड़ी एफ्लुएंट है, कौन सी कास्ट थोड़ी बैकवर्ड है। ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि कौन कितना पुअर है ये जानने में, ताकि अगर वो कोई स्कीम्स लाती हैं तो उसके बेनिफिशरीज आराम से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जैसे अगर उज्ज्वला योजना आ रही है तो उसके बेनिफिट्स किस किस फैमिली को या किस किस कास्ट को दिए जाएंगे, और रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ में भी इसका काम आता है। ऑल राइट, और सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अर्बन एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और जो कास्ट सेंसस होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। उसमें भी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंडर। अब ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था 2011 का, ये इंडिया का पहला पेपरलेस सेंसस था जो कि कंडक्ट किया गया था हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। ऑल राइट, लेकिन इसका जो कास्ट डेटा था वो पब्लिश नहीं किया गया था। इसमें गवर्नमेंट का ये कहना था कि कुछ फॉल्टी मेथड्स थे जिसकी वजह से ये जो डेटा आया वो यूजेबल नहीं है, उतना रिलायबल नहीं है। ऑल राइट, अब 1951 से 2011 हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी सेंसस हुए उसमें जो कास्ट से रिलेटेड अगर डेटा की बात करें तो डेटा SC ST से रिलेटेड तो पब्लिश किया जाता है, लेकिन बाकी कास्ट से रिलेटेड नहीं किया जाता। और 1931 तक कॉलोनियल एरा में जो हमारे सेंसस हुए थे उसमें कास्ट से रिलेटेड डेटा हुआ करता था। ऑल राइट, और ये जैसा कि हमने जान लिया कास्ट सेंसस की काफ़ी टाइम डिमांड उठ ही रही है, तो इसमें बस हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं अस्त्र मिसाइल्स की। जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे भारत डायनामिक्स लिमिटेड से अस्त्र मिसाइल्स खरीदने के लिए। तो अराउंड 2023 के एंड तक फर्स्ट बैच इसका इंडक्ट कर दिया जाएगा, ये न्यूज़ आई है। और अस्त्र मिसाइल्स होती क्या हैं? ये बेसिकली इंडिजिनस मिसाइल्स है, यानी कि इंडिया के अंदर ही डेवलप की गई हैं। इनकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, यानी कि विजुअल रेंज हमारी जो होती है जितना हमें दिखता है उसके भी बियॉन्ड उसकी रेंज जाती है। एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि किसी एयरक्राफ्ट पे ये इंस्टॉल की जाएगी और इसका जो टारगेट होगा वो भी कोई एरियल व्हीकल ही होगा, कोई एयरक्राफ्ट ही होगा। ऑल राइट, तो जैसा कि इसमें लिख भी रखा है डिज़ाइन टू बी माउंटेड ऑन अ फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसे कि तेजस हो गया, सुखोई हो गया, और एंगेजेस एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। अब ये जो अस्त्र है ये किसी भी वेदर कंडीशन में काम कर जाता है और चाहे दिन हो या रात हो ये वर्क करेगा। डेवलप और डिज़ाइन किसने किया? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा। और इसका जो सेकंड वर्जन है मार्क 2, ये डेवलपमेंट अभी इसका चल रहा है और ये ज़्यादा एडवांस्ड होगा, इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। ऑल राइट, तो इसमें भी इतना ही था। ब्रिक्स से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था, तो इस ब्रिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स एक रीजनल ग्रुपिंग है जो फॉर्म की गई थी 2006 में। उस टाइम 4 कंट्रीज़ ही इसमें थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी इन्वॉल्व किया जाता है। ये बेसिकली ग्रुपिंग किन लोगों की है? जितनी भी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में वो इसका पार्ट होती हैं।
और ये जो चेयरमैनशिप है वो एनुअली रोटेट होती है इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम, जैसे कि पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, देन इंडिया, देन चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका। इसी ऑर्डर में इनकी चेयरमैनशिप रोटेट होती है। और बनाई क्यों गई थी? फॉर रीजनल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग ट्रेड, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब जो एडिटोरियल आया था उसमें बेसिकली ब्रिक्स की रेलेवेंस की बात की गई थी, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि अभी हमने G7 के बारे में पढ़ा था कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का ग्रुप है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और सिनेरियो को रीड करता है। तो उस तरह से अब इमर्जिंग मार्केट के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उनके डोमिनेंस को हटाने के लिए या उनके डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए ये वाली ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। एंड पोलराइजेशन की बात करें, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो ग्रुपिंग्स हमें देखने को मिली थी, एक यूएस से और एक रशिया की, जिसमें कुछ कंट्रीज़ यूएस को सपोर्ट कर रही थी, कुछ कंट्रीज़ रशिया को। तो बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था। अभी भी कुछ ऐसी टेंडेंसीज देखने को मिल रही है, जैसे यूएस चाइना के काफ़ी अगेंस्ट है, तो इनमें राइवलरीज देखने को मिलती रहती हैं। तो ये पोलराइजेशन सिचुएशन वापस डेवलप नहीं हो पाए और एक हेल्दी ग्लोब बना रहे, उसके लिए भी ऐसी ग्रुपिंग्स जो होती हैं वो काम आएंगी। उसके बाद यूएस डॉलर काफ़ी डोमिनेंट है, आपको सबको पता होगा। तो अगर ये वाली सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ग्रो करेंगी तो डॉलर का रेलेवेंस भी थोड़ा कम होगा, उसका डोमिनेंस भी थोड़ा कम होगा। उसके बाद हमने अफ्रीका के साउथ अफ्रीका को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। जैसा कि अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ द फ्यूचर बोला जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, काफ़ी मिनरल्स हैं, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ पे इनरोड्स बनाती रहती हैं, वहाँ पे लाइक एंटर करती रहती हैं थ्रू इलीगल मीन्स और थ्रू लीगल मीन्स। तो वो भी काउंटर करने में ये वाली ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कॉलेरा से, कॉलेरा की। तो वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बताया कि कॉलेरा के जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। जो 2021 में जितने रिकॉर्ड किए गए थे उससे एकदम डबल हुए हैं 2022 में। तो कॉलेरा बेसिकली क्या होता है? ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, दो स्ट्रेन से होती है, एक O1 है, एक O139 है ऑफ द बैक्टीरिया विब्रियो कोलेराई। जो O1 है वो ऑलमोस्ट सभी आउटब्रेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो O139 है ये थोड़ा रेयर है। एंड एशिया के बाहर इसके ज़्यादा केसेस नहीं देखे गए हैं, मोस्टली एशिया तक ही कन्फाइंड है। अब कोलेरा का ट्रांसमिशन किससे रिलेटेड है? बेसिकली जो क्लीन वाटर हमें अगर अवेलेबल नहीं होता या अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ये कुछ इसके रीजंस होते हैं कि इसलिए कोलेरा होता है। तो WHO का रिकॉर्ड मैंने बता ही दिया, 2022 में वर्ल्ड रिपोर्टेड मोर देन ट्वाइस ऑफ कोलेरा केसेस ऑफ 2021। और इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जो WHO है उसने 2017 में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2017 में टारगेट सेट किया था कि हमें 2030 तक जो है 90% डेथ कम करनी है कोलेरा की। तो वो थोड़ा फिर अगर इसी तरह से बढ़ते रहे केसेस तो वो टारगेट अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके रीजंस क्या क्या हैं? बेसिकली बताए गए हैं कि पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस हट गए थे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी केयर में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो उस वजह से भी कोलेरा के केसेस बढ़े हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी फ्लड वगैरह या बाकी चेंजेस देखने को मिलते हैं वेदर पैटर्न्स में, वो भी एक रीज़न हो सकता है कोलेरा के बढ़ने का। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में या फिर रशिया यूक्रेन वगैरह, इनकी वजह से भी कोलेरा के केसेस हो सकता है बड़े हों। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।